हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात सभी स्टूडेंट्स से हम कहना चाहेंगे, खास करके जो स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम नज़दीक है उन स्टूडेंट्स के लिए, कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, चाहे वो 11th का हो या 12th का एग्जामिनेशन हो, बच्चों के अंदर एक डर सा बढ़ता जा रहा है। और कहीं कहीं ये जो डर है वो पॉजिटिव तरीके से बच्चे ले रहे हैं, और कहीं कहीं ये डर जो है वो नेगेटिव तरीके से लिया जा रहा है बच्चों के द्वारा। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि जब होता क्या है ना, कि होली का टाइम है मान लीजिए, और एक आदमी साफ सुथरा कपड़ा पहन करके निकला है रास्ते पे, और तो कोशिश करता है कि वो अपने कपड़ों को बचाए। ध्यान से समझिएगा, कोशिश करता है कि वो अपने कपड़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करे, थोड़ा देर कम से कम साफ सुथरा पहने, गंदा तो होना ही है। तो कोई एक छिट्टा भी ऐसे अगर डालता है उसके कपड़ों के ऊपर तो वो कोशिश करता है उसको बचाने का, लेकिन अगर कोई उसको भिगा दिया या फिर रंग लगा दिया तो वैसे लोग फिर क्या करते हैं बताइए? वैसे लोग ये करते हैं कि अब जो डालना है डालो, अब जितना डालना है डालो। क्यों? क्योंकि मेरा कपड़ा तो ऑलरेडी गंदा हो चुका है। हम जहां तक अपने बच्चों को या और भी स्टूडेंट्स का मानसिकता को जब हम समझ रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की भावना पनपती है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो अब एग्जामिनेशन से थोड़ा सा मतलब भी उसके दिमाग में नहीं है, वो एग्जाम को अब समझ लेता है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरा तैयारी तो ऐसे भी नहीं। वो रंग की तरह है ना, कि अब रंग से वो डरता नहीं है, इसलिए नहीं डर रहा है। इसलिए डर होना भी थोड़ा जरूरी है। इसलिए नहीं डर रहा है कि अब तो मेरा तैयारी है ऐसे भी नहीं है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे एग्जाम में, 2 महीना जो होगा देखा जाएगा। और जो बच्चों के मन में थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं नहीं हम इतना प्रिपरेशन किए हैं, अब थोड़ा और बेहतर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो वो बच्चे कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और एग्जामिनेशन के टाइम में अगर बेहतर तरीके से उसको लिया जाए या बेहतर तरीके से थोड़ा और तैयारी को बढ़ाया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और हम तो कहेंगे उन बच्चों को कि आप अभी भी हिम्मत मत हारिए, अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि एग्जामिनेशन फरवरी में होगा सभी तरह का, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। आपके पास 2-3 महीना अभी भी समय है, और इस समय का बेहतर तरीके से प्रयोग करिए, और प्रयोग करके एक पॉजिटिव अपने अंदर एनर्जी लाइए, और फिर से सोचिए कि एक बार हमको रिवीजन करके जितना हो सके इसको हम तैयारी करें, और तैयारी करके एक बेहतर रिजल्ट दे सकें। आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं 11th के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी बच्चे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट लगभग पोस्टिंग कर लेते हैं। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट का पोस्टिंग लगभग सभी बच्चों को आता है। कहीं कहीं अगर उसी बैलेंस शीट को तैयार करने में या प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार करने में या ट्रेडिंग को तैयार करने में, कई बार जब हम ट्रायल बैलेंस को कंप्लीटली पोस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद आती है बारी एडजस्टमेंट एंट्री की। अब एडजस्टमेंट एंट्री जब हम मैन्युअली कॉपी में बनाते हैं बच्चों के साथ, तब तो वहां पर पोस्टिंग डायरेक्टली आप क्या करते हैं, 2 जगह कर लेते हैं, कि कोई भी हो, जैसे डेप्रिसिएशन हो, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, या कई भी तरह के अलग अलग तरह के, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, न्यू रिजर्व हो, इस सभी एडजस्टमेंट एंट्री का हम एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री का इंपैक्ट हम 2 जगह डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री का प्रभाव हमेशा 2 जगह क्यों किया जाता है अभी तक जो आप करते हैं। क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है, यानी किसी भी लेन देन के पक्षों को हम जो लिखते हैं कम से कम 2 अकाउंट्स उससे इफेक्ट होता है। तो ऐसे एंट्री जो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में या उस पीरियड में, फाइनेंशियल पीरियड में, ऐसे एंट्री ना तो जिनका जर्नल हुआ है, ना उनका लेजर हुआ है, ना उनका ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, वैसे एंट्री जो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, या जिसका हम एंट्री करना भूल गए हैं, वैसे एंट्री को हम वर्ष के अंत में डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्टिंग करते हैं। और क्योंकि हम लोग को शुरू से पता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में मिनिमम कितने एस्पेक्ट होंगे, 2, तो अब हम वर्ष के अंत में जो भी छूटा हुआ एंट्री या इनकम्प्लीट एंट्री को पूरा करेंगे, तो अब तो उसका अलग से हम क्या करेंगे, अब तो जर्नल लेजर बना नहीं पाएंगे। तो वैसे एंट्री के लिए हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका पोस्टिंग 2 जगह करते हैं, खास करके मैनुअली। लेकिन आज का जो दौर है कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम हम किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, खास करके अभी जो टैली का प्रयोग किया जाता है उसके माध्यम से जब हम करते हैं, तो यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री का जो
काम है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसका एक जर्नल एंट्री पास करना होता है। यहाँ डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर टैली अगर आप यूज किए होंगे कभी, तो एडजस्टमेंट एंट्री को डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करना होगा। और कई बार जर्नल एंट्री जो बच्चे टैली सीखे हैं उनको कुछ कुछ बता दिया जाता है, लेकिन मैनुअल जो बच्चे पढ़ रहे हैं खास करके 11 या 12 में, और एडजस्टमेंट एंट्री उनके सामने अगर आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि एडजस्टमेंट एंट्री का जर्नल एंट्री भी करना है। तो आज हम वो बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहला एंट्री हम लेंगे जो एकदम कॉमन होता है हर एक जगह में लगभग, कि अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आप सोचिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग से ही क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग दो तरीके का हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ऐसा एक्सपेंसेज है जो वर्ष के अंत में खर्च तो हुआ है, बस उसका पेमेंट नहीं किए, यानी जब खर्च के रूप से देख रहे हैं तब तो ये लायबिलिटीज है। और अगर आप रेंट आउटस्टैंडिंग है, ऐसा भी हो सकता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो मिल भी सकता है। ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग केवल देना होता है, लेना भी हो सकता है। लेकिन एक कंपनी या एक फर्म के लिए सैलरी जो है वो लेता नहीं है कंपनी या फर्म, वो देता ही है, एम्प्लॉय को देगा चाहे और किसी को देगा। तो सैलरी को यहाँ एक्सपेंसेस के तौर पे लिया जा रहा है, यानी जो हम पैसा अभी आज नहीं दिए हैं, अगर दे देते तो एक्सपेंस हो जाता, नहीं दिए हैं, ड्यू है, तभी हमारा क्या एक तरह से लायबिलिटीज। अब वर्ष के अंत में यानी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में अगर हम इसका एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको एंट्री लिखना है सैलरी अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, नरेशन लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग ड्यू है ना, लिखिएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग को कितने नामों से जानते हैं? क्या है जी नाम? आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, और अनपेड है, और एक ओविंग। कितना बार भुला जाते हैं, कितना बार बताए हैं बताइए आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अब अगर यहां आपसे पूछा जाए कि सैलरी को क्यों डेबिट लिखा, बोलो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सैलरी इसलिए डेबिट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का मॉडर्न रूल क्या कहता है कि लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, और लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। देखिए तो स्क्रीन पे आ रहा है, ये वाला स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जब भी आपके बुक में रहे तो इसका इंपैक्ट एक डालना है सैलरी के ऊपर, और एक सैलरी पर डालेंगे तो कहां चला जाएगा? PL अकाउंट को कौन साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। और एक आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग को कैसे ट्रीट करते हैं हम? लायबिलिटीज के जैसे, है ना, आज नहीं तो कल हमको देना है, मींस लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज यहां बढ़ रहा है, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो कौन साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड, इसलिए हम क्रेडिट लिखें। तो लायबिलिटीज किधर लिखा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलिए बैलेंस शीट का उसका एक साइड होता है ना, एक एसेट्स होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटी साइड चला जाएगा। आ गया समझ में? एकदम कॉमन है, एकदम याद कर लीजिए या दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी हमारे सामने इस तरह का एंट्री आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री बोलेगा तो सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग। दूसरा नंबर जो आपका बुक से हम देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंश्योरेंस अमाउंट 2000 इज पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस अमाउंट एडवांस है ना, है? तो इसका एंट्री क्या करेंगे? इंश्योरेंस अमाउंट पेड इन एडवांस, यही लिखा हुआ ना जी, पेड इन एडवांस। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट डजंट मैटर, समझ गए? जर्नल एंट्री में जो अमाउंट बोलेगा वो पुट कर दे, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक फिलहाल है कि जर्नल एंट्री आप कैसे पास करते हो। तो आपको यहां लिखना है प्रीपेड। क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। प्रीपेड क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एसेट्स है। जब हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स है। एडवांस ले लिए तो लायबिलिटीज है, दे दिए तो एसेट्स। मॉडर्न रूल आप जानते हैं एसेट्स का भी। तो एसेट्स का मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तो एसेट, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। मॉडर्न रूल आपको पता है ना? तो यहां पर प्रीपेड क्योंकि आपने ज्यादा पैसा दे दिया है तो आपके लिए तो एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया। चलिए तीसरा लिखा हुआ है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, लिखा हुआ है ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नंबर 3 में है नहीं ना, नंबर 3 में लिखा हुआ है 4000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमको क्या मिल गया? रेंट। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? है ना, 4000 एडवांस रेंट रिसीव्ड कर लिए, यही ना। अभी हम आपको क्या सिखाए कि जब भी हम एडवांस लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? रेंट अकाउंट DR टू
ऑन एक्रूड रेंट, इसको क्या बोलेंगे? ऑन एक्रूड रेंट, है ना, ऑन एक्रूड रेंट। कोई पूछा ना कि क्यों ऑन एक्रूड रेंट आपने क्रेडिट किया, बोलना ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो कौन साइड लिखा है? क्रेडिट साइड। आप एडवांस में दे भी सकते हो, एडवांस में ले भी सकते हो। अच्छा, इस ऑन एक्रूड को आप क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इनकम में, इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम। अरे आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो गया ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा होता है ना, वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो आपके लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो लायबिलिटीज हो गया, है ना। और ये एक तरह का क्या है? रेंट ऑन एक्रूड इनकम, ये तो लायबिलिटीज हो गया ना, ये क्या हो गया? हाँ, लायबिलिटीज हो गया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू ऑन एक्रूड रेंट हो गया। ऑन एक्रूड रेंट, इसको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे जी, लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है, इसको एसेट नहीं समझ लेना है, इसको आउटस्टैंडिंग नहीं करना है, समझ गए? रिसीव्ड इन ऑन एक्रूड कहेंगे या फिर इसको रिसीव्ड इन एडवांस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑन एक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग इनकम एक्रूड को कहा जाता है। जैसे एक्रूड इनकम कहीं अगर रहेगा ना, एक्रूड इनकम, उसको आउटस्टैंडिंग इनकम कहिएगा, समझ गए? एक्रूड इनकम विच हैव बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, विच हैव बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। यहां क्या है? उल्टा, विच हैव नॉट बीन अर्न्ड बट रिसीव्ड। हम कमाए नहीं है बट क्या किए? मिल गया, तो लायबिलिटीज हो गया ना। आ गया समझ में? चलिए 3 नंबर भी हो गया, रेंट अकाउंट ड्यू टू ऑन एक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या है देखिए? कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हाँ, ये एक्रूड हो गया, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। क्वेश्चन क्या है? कमीशन अर्न, है ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? एक्रूड कमीशन। क्या लिखेंगे? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपकी, ये आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम ट्रीटेड एज अ एसेट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम ट्रीटेड एज एन एसेट्स। ये एसेट्स है, तो कहिएगा डेबिट क्यों? बोले तो एसेट्स है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो कौन सा? डेबिट से। आ गया समझ में? चलिए ये भी हो गया, 4 नंबर हो गया। एक्रूड को आउटस्टैंडिंग, एक्रूड कमीशन या एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए 4 नंबर हो गया ना। अब क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 नंबर में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ एंट्री क्या करेंगे? लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश मत लिखो, ध्यान में ये मत रखना कि कैश होगा। एडजस्टमेंट एंट्री में 99% मतलब ना के बराबर कैश तो है ही नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान ली किसको देना है? व्यापार के ऑनर को ही देना है ना। जैसे हम लोग जनरली सिखाते हैं ना कि बिजनेस शुरू किए तो पैसा हम घर से लाए हैं, या बिजनेसमैन अपना पर्सनल फंड लाया है, या आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पापा दिए हैं पैसा, तो आप इंटरेस्ट भी किसको दे रहे हैं? पापा को दे रहे हैं। तो पापा दे रहे हैं, पापा को जब दे रहे हैं पापा को कैश नहीं दे रहे हैं, आप भी पापा क्या बोल रहे हैं कि बेटा मेरा पैसा वहीं लगा दो। पापा क्या बोल रहे हैं? मेरा पैसा वहीं लगा दो, यानी पापा का कैपिटल एक तरह से क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। मान लो पापा पहले तुमको 1 लाख रुपया दिए हैं, अब इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो इंटरेस्ट मांग रहे हैं कैश में नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा ही कैपिटल में जोड़ दो, जो हम कैपिटल तुमको दिए हैं उसी में हमारा क्या कर दो? जोड़ दो। तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। और आपका बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो कौन साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट साइड लिखा है? बोले एक्सपेंसेस, है ना, ये क्या है? एक्सपेंस है। हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ, ये उल्टा करना, लिखना ड्रॉइंग अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडजस्टमेंट एंट्री में, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों? पहले से सिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। सिखाया था, याद है कि फिर एक बार बता दे? ऐसे सिखाए होंगे आपको शुरुआत में, ऐसे ऐसे कि हमारा ये बिजनेस है और ये हमारा ऑनर का हाउस है, ऑनर का घर है ना। यहां से जब पैसा बिजनेस में आता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वापस कभी यहां से यहां जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग,
है वही, बस बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम सामान लाते हैं तो परचेज बोलते हैं, और सामान जब बेचते हैं तो सेल बोलते हैं। सामान तो सामान है, एक बार आ रहा है, दूसरे बार जा रहा है। उसी तरह पैसा घर से आ रहा है तो कैपिटल, घर को वापस जा रहा है तो ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, घर से आया तो कैपिटल यानी लाइबिलिटीज, क्योंकि पैसा हमको क्या करना है, वापस करना है। तो इस पे फ्यूचर में अगर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। मेरा बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। अच्छा, मेरा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, मान लिया इस बात को। हम जब पापा से कैपिटल लिए हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, इस कैपिटल को यूज करने का अधिकार किसको है, मेरा बिजनेस। मेरा बिजनेस, पापा कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा पैसा दो ना, हमको काम है, ड्राइंग करने आए हैं। हमारे पापा आपको तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये पैसा यूज करने का अधिकार किसका है, मेरा फर्म को। अब अगर आप इस पैसा को ले जाइएगा तो हम भी आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चार्ज करेंगे। अब मेरा बिजनेस के लिए यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, इनकम। आ रहा है बात समझ में। अभी हम बैंक से लोन ले ले तो लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो मेरे लिए खर्च है ना। अब वही पैसा घुमा के हम दूसरे बैंक में जाके एफडी कर दें, हम बैंक को लोन दे दे या किसी और आदमी को लोन दे दे, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन हमको मिलेगा ना। माने इंटरेस्ट ऑन लोन जब दे रहे हैं तब तो खर्च, ले रहे हैं तो इनकम। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पापा से मिल रहा है, यानी ऑनर फर्म को दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। और इनकम का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट के तहत ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट। आ गया समझ में। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आपको इस सारा टॉपिक काम आने वाला है 12th में भी, याद रखिएगा। फिर क्या है इसके बाद, देखिए लिखा हुआ राइट ऑफ 2000 एज ए फर्दर बैड डेट्स है, लिखा हुआ है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, मतलब पैसा डूब गया, 2000 रुपीज डूब गया, यही ना, डूब गया जी। फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि पैसा डूब गया है ना। तो इसका एंट्री क्या करेंगे बताइए, कौन पैसा डूबता है, उधार दिया हुआ, जो पैसा उधार दिया हुआ वही डूबेगा, याद रखिएगा। और जो पैसा डूबता है जनरली उस पैसे को जो डूबेगा वो पैसा हमारे लिए क्या, एक तरह से कौन डूबता है, डेटर, यही डुबाएगा ना। जब भी डुबाएगा तो यही डुबाएगा। ऐसा हम लोग कभी बोलते हैं कि हमसे लो 500 रुपया लेके भाग जाना, नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम किसी को उधार बेचे होते हैं, हम किसी को उधार दिए होते हैं और वो बाद में हमको नहीं देता है, यानी डेटर से हमारा संबंध पहले से है, इसको उधार हम दिए हैं, या तो सामान दिए होंगे या तो पैसा दिए होंगे। जब दिए होंगे तो क्या लिखे होंगे, डेटर अकाउंट डियर टू सेल, है ना, या डेटर अकाउंट डियर टू कैश, ऐसा लिखे होंगे। आज ही पैसा डुबा देगा तो एंट्री क्या लिखना कि डेटर जो डेबिट है कहां ले आना, ये जो डेटर डेबिट है इसको कहां ले आएंगे हम लोग, उठा के क्रेडिट में। तो लिखना है ऐसे फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डीआर, लिखना है ऐसे फर्दर बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स, है ना। अब कोई पूछा कि क्यों लिखा है डेटर, बोलना कि एसेट्स मेरा बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अब तो देगा नहीं पैसा। ये तो हो गया डेटर क्रेडिट में क्यों हुआ, पता चल गया। फर्दर बैड डेट्स क्यों डेबिट हुआ, बोलना लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। गोल्डन रूल याद है ना सबको, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। फर्दर बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, लॉस, इसीलिए उसको डेबिट में लिखा गया। चलिए ये भी आप समझ गए। और लास्ट में है क्लोजिंग अकाउंट, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या करेंगे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां ट्रांसफर होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का किस साइड ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड, इसलिए ट्रांसफर का एक एंट्री कर लीजिए, कहानी हो गया खत्म। यही दिया हुआ था ना, है दिया हुआ। अच्छा, ये केवल यही काम नहीं है, एग्जाम में आएगा तो बहुत बच्चा नहीं बना पाएगा, इसको याद कर लो या तो फिर समझ लो। हम दोनों तरीके से बताएं, या तो याद कर लो या तो समझ लो। अब एग्जाम नजदीक है, पढ़ा हुआ आएगा, मान लो 2 ही 3 एंट्री दे दिया, बोले सर आप तो पूरा स्टेटमेंट बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ट्रेडिंग कैसे बनेगा, पीएल कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे कैसे करेंगे, वो पता था, बट जर्नल एंट्री तो नहीं किए थे। आज जर्नल एंट्री भी बता दिया, इसका वीडियो भी है। अब नहीं दिक्कत होगा तो दोबारा आप जाके देख लीजिएगा, इसको तो हम अपलोड कर देंगे। मतलब और भी ऐसा नहीं है कि और नहीं आ सकता है, एडजस्टमेंट में खत्म नहीं हुआ है। जैसे एक डेप्रिसिएशन वाला आता है ना, बार बार क्या आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, क्या लिखेंगे एंट्री बताइए तो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स एसेट्स, जो भी रहेगा उस पर लिख देना, समझ गए। इसके अलावे भी आप बुक में जितना देख रहे हैं एडजस्टमेंट, सबका जर्नल एंट्री होगा, इतना याद रखना। जितना एडजस्टमेंट आ रहा है सबका जर्नल एंट्री होगा,
यहां तो आप लिख के पार हो जाते हैं, जब आप कॉपी में बनाते हैं तो लिख के पार हो जाता है। टैली में जरा इसको बनाइएगा, एक दिन दिखाएंगे आपको टैली में करके। जर्नल एंट्री का बिना आप कर ही नहीं सकते, बिना जर्नल एंट्री पास किए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कर सकते, समझ गए। खाली क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री वहां पर बिना इसके कर सकते हैं, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा अलग है, इसका लेजर के माध्यम से आप वहां पर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितना आप देख रहे हैं जर्नल एंट्री, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड हो, या एडवांस ले लिए हैं या एडवांस दे दिए हैं, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फर्दर बैड डेट्स है, न्यू रिजर्व है, प्रोविजन है, कुछ भी है, सारा का आपको जर्नल एंट्री करना होगा। नोट कर लिए इसको? चलिए इसको नोट कर लिए, रिवीजन कर लीजिए, दोबारा भूलिएगा मत। मेरा जिम्मेवारी इसमें यहां पर खत्म, और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए।